A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel Grow With Me. I am here with a very informative and productive session just for you. That is basically the Unit 1 Perception of BPCC 101. That is basically the types and errors of perception. This particular session is all about IGNOU content. So let's get started with it. So let me just skip to next slide. Also, if you find the session a bit informative or helpful to you, do please subscribe, like and share the channel. And let's get started with our content. And first of all, the content in this particular unit, जो भी हमारा content है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द यूनिट में, बेसिकली वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. पहले तो है परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस, सेकेंड इज मूवमेंट परसेप्शन, and the third is size perception. So in today's session we would be just studying about perception of depth and distance. Okay, so also you have to stay tuned for further sessions, so do subscribe to channel and hit the bell button. So let's get started. Okay, तो हम कुछ बेसिक्स बेसिकली हम रिवाइज करेंगे पिछले यूनिट से जो हमने पहले पिछले यूनिट्स में पढ़े हैं सेशंस के थ्रू. सो व्हाट वी सी इज दैट वी आर एन इंडिविजुअल. कोई भी एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर बेसिकली एनवायरनमेंट में रहता है. ठीक है, हम अभी अगर आप जहाँ पे भी बैठे होंगे, जिस भी एनवायरनमेंट में बैठे होंगे, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में से सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी. ठीक है, हवा तेज़ लग रही होगी, रोशनी मिल रही होगी, बहुत सारी एक्सटर्नल बेसिकली वॉइसेस या फिर बेसिकली आवाज़ें भी सुन रही होंगे, तो बहुत फील भी कर रहे होंगे, नोटबुक का टेक्सचर फील कर रहे होंगे, पेन को पकड़ा होगा, बहुत कुछ कर रहे होंगे. ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होता है तो उसको उस एनवायरनमेंट में से बहुत सारे तरीके की बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है. ये बेसिक था. ठीक है, क्योंकि सेंसेशन से ये यूनिट परसेप्शन डिराइव हुई है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक पर्टिकुलर मतलब सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के लिए हम कुछ भी परसीव कर पाएँ उसके लिए. तो सिंपल है कि हम एक अगर इंडिविजुअल हैं, ओके, वी आर एन इंडिविजुअल, वी आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. सो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली हमारे पास आती है. ठीक है, हम फील करते हैं, हम सेंस करते हैं. ओके, सो लेट मी मूव फर्दर. यस, ओके, तो जो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये 5 सेंसेस के थ्रू मिलती है, हम सबको पता है. ठीक है, तो हमारे बेसिक 5 सेंसेस होते हैं. कुछ जो हमारे अभी काम आएंगे जैसे कि, और जो बेसिकली सारे आते हैं, तो एक है विजुअल. विजुअल के अंदर आ जाता है जो भी हम देख पाते हैं, हमारी साइट. ओके, जो भी हम अपने आइज़ के थ्रू देख पाते हैं. फिर आता है ऑडिटरी. ऑडिटरी मतलब कि साउंड. अब अगर अभी आप सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेरी साउंड जो है, मेरी आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंच रही है, तो ये भी आपका एक सेंस है. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन इज बेसिकली स्मेल. ओके, जब हम कोई सुगंध या फिर कोई खुशबू हमारे नाक में जाती है, ठीक है, तो स्मेल उसके अंदर आ जाती है. फिर आता है हमारा टेस्ट. टेस्ट मतलब कि आपकी जो टंग का जो सेंसेस होते हैं, आप मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, सब कुछ. फिर आता है आपका टच. टच के अंदर बेसिकली आपकी पूरी स्किन आ जाती है. ठीक है, तो 5 सेंसेस हो गए हमारे. अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी पिछले सेशंस में, तो हम वो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सेंसेशन का मतलब क्या होता है. सेंसेशन रेफर्स टू द फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स. सी, जो भी हमें सेंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो उनको रिसीव करेंगे उन सेल्स पे, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे छूते हैं सेंसेस अपने आप को. ठीक है, फिर एक स्टिमुलेशन, बेसिकली हमारा जो ऑर्गन्स है या फिर हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो अलग अलग तरीक़ों से उस पर्टिकुलर बेसिकली स्टिमुलेशन को सेंस करने की बेसिकली कोशिश करती है. जब हम बेसिकली एक एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक तरीके से समझ लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, तो उसको हम सेंसेशन कहते हैं. नेक्स्ट होता है परसेप्शन. परसेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. इसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन देते हैं. बेसिकली एक तरीके से हम इंटरप्रेट कर देते हैं कि अभी जो हमने कोई भी चीज़ छुई है उसका टेक्सचर क्या था, वो चीज़ क्या थी. ठीक है, तो जब हम पहले तो सेंसेशन के अंदर तो हम सेंस करते हैं. ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में से इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं. ठीक है,
परसेप्शन के अंदर हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन बेसिकली दी जाए हाथ में, तो आप सेंस करोगे कि टच के थ्रू, ओके, टच के थ्रू आप सेंस करोगे कि कितना सॉफ्ट चीज़ है, और फिर आप एक टाइम पे आके बता भी दोगे इंटरप्रेट करके, क्योंकि आप परसीव कर लोगे कि यस ये एक कॉटन बेसिकली कॉटन का एक बेसिकली बॉल टाइप है, ओके। तो ये सब कुछ होता है, ये हमारे बेसिक्स हैं, यही सब कुछ हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा है, ओके। लेट्स मूव, ओके। अब कुछ चीज़ें हो रहा है वो देखते हैं हम, फ्लो चार्ट्स के थ्रू है, यू कैन एक्चुअली ड्रॉ देम इनटू योर बुक और एनी अदर प्लेस। अब है कि हमारा जो सेंसरी सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम मतलब कि जो सेंस करेगा बाहर की एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को, तो उसके अंदर सिस्टम पूरा का पूरे की बात चल रही है, तो इसके अंदर हमारे 5 ऑर्गन्स तो आएंगे, और ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमें एक तरीके से अलाउंस देते हैं या फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को, ओके। अगर हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी परसेप्शन बिल्डअप नहीं होगी, इसलिए चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बेसिकली सेंस करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ओके। सो व्हाट हैपन्स इज कि जो सेंसरी सिस्टम है वो एक तरीके से सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ओके। इट बेसिकली रिसीव्स अ सेंसरी इनपुट, ठीक है। बेसिकली क्या करता है कि हम सेंसरी या फिर सेंसेस को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, फिर हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली हम उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और एक परसेप्शन तैयार कर देते हैं अपने दिमाग के लिए, और ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के पास जाती हैं, और ब्रेन जो है पहचान लेता है उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन से या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कि यस कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये है, या फिर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ये है, या फिर ये स्मेल जो आई है ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आई है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि सेंसरी सिस्टम ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम की हेल्प कौन करता है? सेंस ऑर्गन्स। और यहाँ पे हमारे कुछ बेसिकली प्रोसेसेस चलते हैं जो कॉग्निशन के पार्ट भी हैं। एक तो है कि आप जो है सेंसरी सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक जो है सेंसरी इनपुट को लेके जाते हो, ठीक है, सेंसेशन करते हो, ठीक है। दूसरा है कि आप एक तरीके से ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो सेंसरी इंफॉर्मेशन की। अब ये दोनों चीज़ें होती कैसे हैं? हम इसके लिए जो है इंफॉर्मेशन को, मान लीजिए आपने टच किया है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को, हर चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरल मैसेजेस में, और फिर नर्व्स के थ्रू हम बेसिकली हम परसेप्शन भी साथ में चलता है, ठीक है। तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेंसरी सिस्टम काम करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड, ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि परसेप्चुअल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, आई वुड रिकमेंड प्लीज गो एंड हैव अ व्यू ऑफ देम फर्स्ट एंड देन कम बैक एंड रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बिकॉज अब जो है आपका जो एडवांस लेवल है या फिर जो मेन कॉन्क्रीट पार्ट है इस पर्टिकुलर यूनिट का वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो परसेप्चुअल प्रोसेसेस, परसेप्चुअल प्रोसेसेस क्या होता है? परसेप्शन मतलब इंटरप्रेट करना, ओके, इंटरप्रेट करना। जब आप इंटरप्रेट करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को, एनवायरनमेंट को, जब आप परसीव करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आप समझोगे, ठीक है, आप एक मीनिंग असाइन करोगे एक पर्टिकुलर सेंसेस को, ठीक है, तो वो होता है परसेप्शन। तो परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली परसेप्चुअल प्रोसेस होता है जो भी उस पर्टिकुलर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब कि जो हमारा परसीवर है, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को सेंस करता है, जो हमारा परसीवर है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, बेसिकली वो हमारे परसेप्शन के अंदर आ जाती है। परसेप्शन के लिए एक इंडिविजुअल को या परसीवर को प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप पहली बारी कॉटन को छुओगे तो आप बेसिकली उस टाइम पे बिल्कुल उस चीज़ से नए हो, ठीक है, यू आर बेसिकली इंटरैक्टिंग और इंट्रोड्यूसिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ओके। सो यू डोंट नो व्हाट द थिंग इज और व्हाट द एनवायरनमेंट इज और व्हाट द कंडीशंस आर, ओके, यू आर द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस इट, ओके। तो
एज द टाइम गोज बाय, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बार बार ही रिपीट करोगे, आप बार बार ही उसमें फंसोगे, आप बार बार ही उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आप एक नॉलेज को डेवलप करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के लिए. ओके, सो प्रीवियस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर परसेप्शन. और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में समझने की पहली बारी कोशिश करते हैं, तो हमें अपना माइंड एक तरीके से क्लियर रखना चाहिए. ओके, फोकस्ड होना चाहिए और एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. नहीं मतलब एक डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको जो है अपने बायसेस को, अपने प्रेजुडाइसेस को, अपनी पिछली सोच को वहाँ पे बीच में लाना नहीं होगा, क्योंकि आप पहली बार ही अपने ब्रेन को उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के लिए तैयार करेंगे. तो बिल्कुल क्लियर कट माइंड होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो परसेप्शन तैयार होगी, या फिर एक नए बेसिकली एक चाइल्ड की भी परसेप्शन तैयार अगर आप करवाते हैं एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, तो वो एक बेनिफिशियल हो, एक प्रोडक्टिव हो, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे हो. ठीक है, सो परसेप्चुअल प्रोसेसेस के अंदर बेसिकली जो भी परसीवर है उसकी एक्सपेक्टेशंस का रोल होता है. देन कम्स आपका प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, जो भी आपकी पहले की नॉलेज रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्टिमुलस, ओके, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर आपके एनवायरनमेंट में तैयार है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में. नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन इन एनवायरनमेंट. बेसिकली जब एनवायरनमेंट में सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास आती है तो क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, और बेसिकली हम कैसे उसको इनकाउंटर करते हैं. तो जब अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन नॉट इनफ है, मतलब कि उतनी नहीं है जितनी हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहिए थी परसेप्शन को तैयार करने के लिए, तो हम जो है टॉप डाउन प्रोसेसिंग के अंदर जाते हैं. ठीक है, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के अंदर हम जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, अपने सेंसेस की, या फिर अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की. ठीक है, तो हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग में जाते हैं और ये इनफ नहीं होती है. और ये हमें बेसिकली ये सिचुएशन जो है जिसके अंदर हमारे पास कम या अधूरी या इनकम्प्लीट या पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलती है सेंसेस के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, तो बेसिकली हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं. एंड इट वाज बेसिकली गिवन बाय जॉर्जरी. ओके, नाउ कम्स कि अगर हमारे पास इनफ मतलब कि सेटिस्फैक्टरी या फिर जितनी हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो हम डायरेक्ट परसेप्शन करते हैं. बेसिकली हमारा परसेप्शन बेस्ट बिल्ड होता है. ठीक है, एक क्लियर कट अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितनी हमें चाहिए होती है. ठीक है, फिर ये चीज़ हमें दी थी गिब्सन ने. ओके, अब नेक्स्ट आता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन अगर हमें ज़्यादा मिलती है. ठीक है, अगर हमें टू मच सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन कम्स द टास्क कि हमें सेलेक्टिव अटेंशन का यूज़ करना पड़ता है. सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब होता है कि आपके एनवायरनमेंट में से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसको सेलेक्टिवली अटेंड करो. आपको बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर अप करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए सही होगी या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो जो इम्पोर्टेंट होगी हम उसको अपने ब्रेन की तरफ जाने को अलाउंस देंगे, हम एक तरीके से उसको यूज़ करके अपना परसेप्शन तैयार करेंगे. तो ये हमें दिया था ट्राइजमैन ने. और इन तीनों से ही अगर हमारे पास कम इंफॉर्मेशन आई है या हमारे पास सेटिस्फैक्टरी और बेसिकली अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन है या फिर हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये सारी ही चीज़ें हमारे परसेप्शन और हमारे एक्शन मतलब कि हमारा बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे बहुत हद तक. ठीक है, तो हमारा बिहेवियर भी उससे तय होगा, क्योंकि अगर हम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेके अपने बेसिकली डेली लाइफ में उतरते हैं, एक आधा अधूरा परसेप्शन तैयार करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी. ओके, हम बहुत ऑलमोस्ट टाइम हम कन्फ्यूज रहेंगे, हम बहुत ही स्ट्रेस्ड रहेंगे, ये सब कुछ हो सकता है. अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है तो भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, आपको फोर्स करेगी एक्स्ट्रा इनपुट डालने के लिए. ठीक है, आपको सेलेक्टिवली अटेंशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो तब भी आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर हमारे पास सेटिस्फैक्टरी और अप टू द मार्क और द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमारी अच्छी एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव परसेप्शन को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी.
नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ बेसिकली अब स्टार्ट होता है हमारा बेसिकली इस यूनिट का टॉपिक जो है परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जस्ट अ सेकेंड। डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होती है गहराई, ठीक है। तो बेसिकली डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस, मतलब कि 3D फॉर्म में हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने बेसिकली सराउंडिंग्स को समझे, ठीक है। और जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, हाइट, लेंथ, ब्रेथ हो गया, इन सारी चीज़ों को हमें बेसिकली परसीव करना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो एक तरीके से जो जजमेंट होती है डिस्टेंस को लेके, ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है, उसकी कितनी लंबाई है, ये सब कुछ तैयार होता है उससे, क्योंकि हम इसमें किसी भी चीज़ को जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है उसको हम 3 डायमेंशन से समझने की कोशिश करते हैं, 3 डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारी विजुअल एबिलिटी जो है परसीव करने की वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स डिस्टेंस परसेप्शन, कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस परसेप्शन बेसिकली हेल्प्स वन टू बेसिकली प्रोसेस थ्रू विच वन डिटरमाइन, बेसिकली यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समझने में हेल्प होती है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट तक भी डिस्टेंस आप समझने लग जाते हो, उसको परसीव करने लग जाते हो, इंटरप्रेट करते हो कि हाँ ये 2 किलोमीटर होगा, ये 1 किलोमीटर होगा, या ये कुछ मीटर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से डिस्टेंस परसेप्शन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ें हैं कि हमें डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन जो है, ठीक है, डेप्थ मतलब तो हमारी विजुअल एबिलिटी, हम गहराई को समझेंगे, हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को समझेंगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। डेप्थ में तो इतना आ गया। डिस्टेंस में दूरी, जो डिस्टेंस हम नापते हैं, ठीक है, जो मेजर करते हैं, वो आ गया। तो अब इन दोनों को तैयार करने के लिए या फिर इसको जज और परसीव, किसी भी गहराई को, डेप्थ और डिस्टेंस को बेसिकली अपने अंदर परसीव करने के लिए हमें 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला होता है मोनोक्यूलर क्यूज़, मोनोक्यूलर क्यूज़, और दूसरा होता है बाइनोक्यूलर क्यूज़। मोनो मतलब कि 1 होता है, और बायो मतलब बाय या फिर बाइनो मतलब एक तरीके से 2 होता है, ठीक है। तो मोनोक्यूलर क्यूज़ मतलब कि, और क्यूज़ का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, क्यूज़ मतलब कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो मोनोक्यूलर क्यूज़ मतलब कि द इंफॉर्मेशन और क्यूज़ दैट ब्रेन रिसीव्स फ्रॉम वन आई ओनली। बेसिकली जब हम एक आँख को खोलते हैं, ठीक है, या फिर हम सिर्फ एक आँख से देखते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं आसपास की, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मोनोक्यूलर क्यूज़ कहते हैं। मोनोक्यूलर इसलिए क्योंकि वो एक आँख से, वन आई, ओके, आई सबको पता है आँखें होती हैं, तो 1 आई से हम बेसिकली उन सारी चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देखने की कोशिश करते हैं एक आँख से, ठीक है। और दूसरा होता है बाइनोक्यूलर क्यूज़। बाइनोक्यूलर मतलब कि जब हम अपने दोनों आँखें, बोथ आइज़ और 2 आइज़ को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए, जिससे कि हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो, तो ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम एक आँख से देखते हैं तो हमें बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम सिर्फ कुछ हद तक उस बेसिकली फिजिकल फीचर्स को समझ सकते हैं, डेप्थ को, डिस्टेंस को हम नहीं समझ पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो मोनोक्यूलर क्यूज़ होते हैं, जो एक आई से, 1 आई से समझे जाते हैं, जब हम एक आँख खोल के अपनी आसपास की सराउंडिंग को देखते हैं, तो ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं। वीक मतलब कि जब आप दोनों आँखों से देखोगे तो दोनों आँखें अपनी अपनी एक पिक्चर तैयार करती हैं और फिर उसको क्लब अप करके एक पूरा ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट दे देती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस आपको अच्छी तरह कंप्लीटली समझाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मोनोक्यूलर क्यूज़ यूज़ करते हो तो आपके सिर्फ एक आई का यूज़ हो रहा है और एक आई बंद है, ठीक है। तो एक आई का जो काम है वो इनकम्प्लीट रहता है और वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन उतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं होती जितनी दोनों बाइनोक्यूलर क्यूज़ से हो जाती, ठीक है। तो ये था मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज़। नाउ लेट मी शो यू समथिंग विच इज़ अ बेसिकली ए इमेज। अगर आपको पता हो मिनियंस के बारे में, तो एक मिनियन है जिसकी एक आई होती है और बहुत सारे होते हैं जिनकी मतलब 2 आँखें होती हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से एक एग्जाम्पल बेसिकली दिया गया है कि यहाँ पे जो भी विजुअल्स एक 2 आइड मिनियन देखेगा वो जो है वो होंगे बाइनोक्यूलर,
बाइनोक्यूलर क्यूज बेसिकली 2 आईज से तैयार होंगे, और जो भी बेसिकली मिनियन 1 आई का होगा वो जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट से वो मोनोक्यूलर क्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको विजुअल दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ फिर से एक बेसिकली जस्ट प्रोवाइड किया गया है मोनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में, क्योंकि अब हम इसके टाइप समझेंगे कि मोनोक्यूलर क्यूज़ तो हमें पता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमें एक आई से मिलती है, 1 आई ओनली। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं, उतनी स्ट्रेंथफुल नहीं होती है ये इंफॉर्मेशन जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हम अब देखते हैं अपना बेसिकली मोनोक्यूलर क्यूज़ के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो हमें पता होने चाहिए। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोनोक्यूलर क्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होते हैं मोनोक्यूलर में। पहला होता है रिलेटिव साइज, सेकेंड इज टेक्सचर ग्रेडियंट, थर्ड इज एरियल perspective of or haze, then come linear perspective, then comes interposition और occlusion, then comes accommodation। ये 6 टाइप्स हैं मोनोक्यूलर क्यूज के। ठीक है, शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव साइज के बारे में कि अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी जो हम ये 6 टाइप्स पढ़ेंगे उसमें जितना भी बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो मोनोक्यूलर क्यू का पार्ट है। ठीक है, तो मोनो मतलब 1 आई, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 आई से अब इंफॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट सेकेंड, 1 आई। ठीक है, सो रिलेटिव साइज जो पहला टाइप है मोनोक्यूलर क्यू का, बेसिकली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। बेसिकली रिलेटिव साइज जो है, बेसिकली रिलेटिव मतलब कि रिलेटिव साइज मतलब कि जब हम दो या उससे भी ज़्यादा सिमिलर चीज़ों के अंदर से बेसिकली हम डिराइव करते हैं एक मीनिंग। बेसिकली रिलेटिव साइज हमें ये बताता है कि डिस्टेंस कितना है एक ऑब्जेक्ट का उसके जैसे ही ऑब्जेक्ट से, कंपैरिजन करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट से और एक रिलेटिव साइज बताने की कोशिश करता है। बेसिकली हम साइज, बेसिकली अगर आपके पास 2 बॉल्स रखी हैं, ठीक है, एक पास में है एक दूर है, तो आप उसे समझने की कोशिश करोगे, आपको क्या लगेगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, स्टार्स को देखते हैं हम तो रिलेटिव साइज होता है। ठीक है, अब वो एक स्टार तो डिस्टेंस पे होता है और एक बहुत पास में होता है, तो जो पास में होता है हमें वो बड़ा लगता है और जो पीछे होता है वो छोटा छोटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिलेटिव साइज का ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव साइज जो है 3D और 2D दोनों ही तरीके की ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस पे काम कर लेता है। इफ़ 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सिमिलर साइज, अगर 2 ऑब्जेक्ट जो हैं एक जैसे साइज के हैं तो देन ऑब्जेक्ट विच इज़ क्लोजर इज परसीव्ड एज लार्जर। मान लीजिए अगर आप 2 बॉटल्स रख देते हैं, ठीक है, एक सिमिलर ब्रांड की सिमिलर मॉडल वाली बॉटल्स हैं, आपने एक सामने रख दी है पास में और एक बहुत पीछे जाके रख दी है, तो दोनों का सिमिलर साइज है, पर जो भी बॉटल आपकी पास में होंगी, जो आपकी आंखों से बिल्कुल पास में होंगी, आप उसको बड़ा समझोगे एज कम्पेयर टू द वन विच इज़ बेसिकली लाइंग बिहाइंड फार अवे। ठीक है, तो रिलेटिव साइज का मतलब ये होता है। लेट मी शो यू विजुअल इफ आई हैव एक्चुअली इंक्लूडेड इन, यस, सो दीज आर द थिंग्स। सो लाइक सेम चीज़ होगी, सेम डिस्टेंस, बेसिकली सेम साइज होता है, बस बिकॉज ऑफ डिस्टेंस वी परसीव देम टू बी स्मॉलर इन साइज एंड द अदर वन टू बी बिगर इन साइज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ कम्स द थिंग ऑफ अ टेक्सचर ग्रेडियंट, कि टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है। सो टेक्सचर ग्रेडियंट बेसिकली टेक्सचर से समझ में आता है हमें, बेसिकली जो भी एक ऑब्जेक्ट है या जो भी एक बेसिकली सिचुएशन है सराउंडिंग है उसमें जो टेक्सचर हमें सेंस होता है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर डेंसर एज दे मूव फार्दर अवे। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो घनी लगती हैं, घनी मतलब डेंस लगती हैं, जैसे जैसे वो पीछे या फिर फार या फिर दूर होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत दूर से एक बंच ऑफ
ट्रीज को देखते हो, ग्रुप है पूरा, ट्रीज लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, और आप बहुत दूर से देखते हो तो आपको वो दूर से ना डेंस लगती है कि कितनी घनी होंगी। लेकिन अगर आप बाय चांस वो आप पास में जाते हो और आपको रियलाइज होता है कि वो उतनी घनी, उतनी डेंसर नहीं थी एज कंपेयर टू द वन व्हाट ही इमेजिन्ड और व्हाट ही परसीव्ड। ओके, सो बेसिकली टेक्सचर ग्रेडियंट जो है इट वाज स्टडीड बाय सिडनी विंस्टन इन 1957। ये पहली बार सिडनी विंस्टन ने पढ़ा था, ठीक है, इन 1957, और उसने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, टेक्सचर ग्रेडियंट जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज़ किया था 1976 के अंदर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन ऑफ चेंज इन डिग्री ऑफ टेक्सचर, बेसिकली ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है इस बात पे निर्भर करता है कि बेसिकली हमारा जो टेक्सचर है वो उसकी जो डिग्री है जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा, बिल्कुल वैसे हमारी परसेप्शन के अंदर भी चेंजेस या फिर इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलेंगे। नियर वन ऑब्जेक्ट हैव रफ और डिस्टिंक्ट टेक्सचर बट फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैव स्मूथ और लेस डिस्टिंक्ट टेक्सचर। तो ये देखने को मिलता है हमें कि जो चीज़ हमारे ज़्यादा पास में रखी होती है, हमें लगता है कि उसका टेक्सचर बहुत ही रफ है और उतना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग है एज कम्पेयर टू द वन विच इज़ लाइंग फार अवे, ठीक है। तो टेक्सचर का जो लेना देना है या फिर टेक्सचर जो हम डिराइव करते हैं वो डिस्टेंस से भी होता है। जितना पास में एक चीज़ होगी आप उसको उतना ही अच्छी तरह एग्जामिन कर पाओगे, फील कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको रफ भी लगेगा, उसका टेक्सचर आप समझ भी पाओगे। लेकिन जितना ही वो वैसा ही एक ऑब्जेक्ट बहुत ही पीछे रखा होता है, एक डिस्टेंस पे रखा होता है, तो आपको उसका टेक्सचर उतना ब्रीफली नहीं दिख पाता, ना ही आप समझ पाते हो ना ही आप फील कर पाते हो, इसलिए आपको वो स्मूथ लगता है, ठीक है। नाउ परसेप्शन ऑफ मोर डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट का वैसे वैसे जो है टेक्सचर में भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वॉल फ्रॉम 30 feet seems smooth, वॉल फ्रॉम 1 feet seems rough with certain details। अगर आप एक दीवार को, एक सेम दीवार को 30 फीट की दूरी से देखते हो तो आपको वो दीवार जो है स्मूथ लगती है, प्लेन लगती है, ठीक है, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को आपको मिलती है। लेकिन आप उस सेम वॉल को 1 फीट की दूरी से देखोगे तो आपको उसके अंदर के जो टेक्सचर्स हैं, कहीं पे खुरदरा है, कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं पे अनइवन है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्टेंस और टेक्सचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना देना है, ठीक है। दे बेसिकली correlates to each other to a great extent. Now let me move to next slide, which is just a second. Okay, certain visuals you can see, यही सेम इमेज आपके बाकी एक दो विजुअल्स में भी यूज हो सकती है, ठीक है। टेक्सचर आप देख रहे होंगे फ्लोर के, बेसिकली ज़मीन है उसका टेक्सचर देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्डिंग का, तो आपको ये जो है बहुत ही दूरी है, दूर से दिखाने के लिए हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ये ऐसे यूनिफॉर्मिटी है, एक पैटर्न दिख रहा है पेंटिंग में, ठीक है, पेंट जो लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, ये सब हमें दिख रहा है। लेकिन वट हैपन्स इज, जब आप इस बिल्डिंग के पास में जाओगे आपको कुछ सर्टेन डिटेल्स दिखने लग जाएंगी। अभी तो बहुत ही स्मूथ दिख रहा है बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार अवे, और उसी हिसाब से देखें तो ये जो नीचे की ज़मीन है, जो रोड है, उसकी डिटेलिंग्स आपको, उसका टेक्सचर आपको बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नाउ कम्स आर बेसिकली थर्ड वन, दैट इज एरियल परसेप्शन और हेज। ओके, सो पहले में पता होना चाहिए हेज क्या होता है। हेज बेसिकली refers to slight obstruction of the lower atmosphere caused by fine suspended particles। बेसिकली जब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो है धुंधलापन आ जाता है, कुछ पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड रह जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हमें धुंधला धुंधला दिखता है, एक डस्टी सा, स्मोकी सा दिखता है, तो एक तरीके से हेज तैयार होने लग जाता है, ठीक है। हेज इज कॉज्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स, फॉग और वाटर वेपर। इन सारी चीज़ों से हमें जो है हेज देखने को मिलता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब हेज का क्या रोल रहेगा हमारे परसेप्शन में, अब हम एक बारी वो देखते हैं। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हेज, बेसिकली अगर हम हेज वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे हेज ज़्यादा है, दिख रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज एट अ डिस्टेंस। मतलब जितने ज़्यादा धुंध होती जाएगी ना, उतना ही हमें लगेगा कि जो पीछे का एरिया है ना वो बहुत दूर है, ठीक है। परसेप्शन इन प्रेजेंस ऑफ हेज इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब कि वो गलत होती है, वो बेसिकली
ट्रू इमेज नहीं होती है या फिर ट्रू परसेप्शन नहीं होता है, क्योंकि हमें हेज़ के अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है परसीव होता है कि अच्छी खासी दूरी पे है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हेज़ एनवायरनमेंट में या बेसिकली एक आपका एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर आपकी ज़्यादातर जो है डिसेप्टिव, मतलब कि अनक्लियर या फिर फॉल्स परसेप्शन तैयार होती है। अ सेम ऑब्जेक्ट is basically perceived differently with respect to the intensity of haze surrounding it। मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट जो है आपको अलग अलग तरीके से परसीव होगा, क्योंकि उसके जो हेज़ की इंटेंसिटी है कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। जहाँ पे ज़्यादा हेज़ होगी आपको वो वाला ऑब्जेक्ट बहुत दूर लगेगा, और जहाँ पे कम हेज़ होगी जितना ज़्यादा वो क्लियर होता जाएगा उतना ज़्यादा वो आपके लिए वो पास आता जाएगा, ठीक है। तो हेज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आई हैव एडेड अ विजुअल ऑल्सो, लेट मी शो यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धुंधलापन जो हेज़ है उसकी वजह से डिस्टेंस हमें कितना दूर लगने लग जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ लीनियर पर्सपेक्टिव। अब आता है हमारा फोर्थ, विच इज़ बेसिकली लीनियर पर्सपेक्टिव। लेट मी चेंज द कलर। अकॉर्डिंग टू दिस क्यू, इस इंफॉर्मेशन या क्यू के बदौलत हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो मीट करने लग जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो द कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस एट अ पॉइंट ऑन होराइजन, एक अंतिम जो बेसिकली जो हमारी क्षितिज होता है, हम हिंदी में क्षितिज बोलते हैं होराइजन को, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जाके वो सारी स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, तो उससे भी हमें जो है लीनियर पर्सपेक्टिव या परसेप्शन तैयार होता है। इट सजेस्ट दैट क्लोजर द लाइंस ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा वो लाइंस पास में होती जाती हैं, ठीक है, उतना ही दूरी पे वो बेसिकली एक अच्छा खासा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। ये चीज़ हमें जो है अपने डेली लाइफ में भी दिखती हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स हो जाएंगी, तो यू कैन सी ये ब्रिज जो लाइन है वो एक पॉइंट पे जाके आगे जाके मिल जाती, ठीक है। सेम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। तो ये सब कुछ लीनियर पर्सपेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है। नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ इंटरपोजिशन और ऑक्लूजन। ये भी हमारे पास एक अपना बेसिकली टाइप है बाइनोक्यूलर क्यूज़ का। तो इसके थ्रू हमें जो है रिलेशन समझ में आता है बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली जो भी सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में है, जो एक दूसरे के टच में होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप तैयार हमें देखने को मिलती है, जो हमारा परसेप्शन उससे बिल्डअप होता है, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अमंग दी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 2 से 3 ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब अब ओवरलैपिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की, तो जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हुआ है, जिसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस ओवरलैप हुआ है, वो हमें जो है दूर परसीव होता है, वो हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत पीछे है। और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग कर रहा है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, कवर अप कर रहा है उसका एरिया, वो हमें जो है पास दिखाई देता है कंपैरिजन के अंदर। नाउ लेट मी शो यू अ विजुअल, इट वुड एक्चुअली हेल्प यू। ये फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ सर्कल विच इज ओवरलैपिंग अ rectangle or a square, and this particular square is overlapping a triangle। तो हमें क्या लगेगा कि सबसे ज़्यादा पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली वी विल से ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग और द ऑक्लूजन, बेसिकली जैसे सरफेस एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहा है उस हिसाब से। सेम हमें यहाँ पे ऐसे भी कुछ विजुअल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑक्लूजन या फिर इंटरपोजिशन का बेसिकली एक विजुअल। Now comes our last basically type, which is accommodation. Accommodation is basically it basically means to be supplied for convenience or to satisfy a need। ये जो है इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है एकोमोडेशन का, कि एकोमोडेशन मतलब कि कोई भी हमारी जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या बात आती है, अपने इस पर्टिकुलर यूनिट पे आते हैं। तो बेसिकली एकोमोडेशन जो एक बाइनोक्यूलर क्यू है वो टेक प्लेस करता है बोथ आइज से, पर फिर भी हम बेसिकली आंखें दोनों यूज़ होती हैं, पर हम इसको मोनोक्यूलर क्यूज़ के अंदर ही कंसीडर करते हैं।
क्या होता है, द साइज ऑफ लेंस अकोमोडेट्स और फिट्स इन एज पर द नीड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमारे जो लेंसेज होते हैं, जो हमारे आइज़ के जो लेंसेज होते हैं, वो अपने आप को उस हिसाब से फिट इन कर देते हैं जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है हमारे से, ठीक है। तो जो लेंस है वो थिक होने लग जाता है। हमने ये साइंस वगैरह में पढ़ा है कि जो लेंस है वो थिक होने लग जाता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास आता जाता है, ठीक है। और लेंस जो है पतला होने लग जाता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है अकोमोडेशन कि लेंस की थिकनेस की वजह से भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वो तय की जा सकती है। अगर थिकेंड लेंस होगा, मोटा लेंस है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ऐसे परसीव होता है कि बहुत पास में है। और अगर लेंस बहुत थिन होता जा रहा है, ठीक है, तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बेसिकली हाँ दूर है। तो ये होगा। आगे चलते हैं। Now comes the topic which is binocular cues. What are binocular cues? अब तक हम monocular cues को पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ेंगे binocular cues को। तो binocular cues are basically, let me change the color. Binocular cues are the cues or information which is gathered or received with the help of both the eyes. यहाँ पे हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दोनों आइज़ यूज़ करते हैं हम अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए। ये बाइनोक्यूलर क्यूज़ जो होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा विश्वास इन पे करते हैं और बेसिकली ये यूज़ होते हैं टू असेस डेप्थ और स्टीरियोपाइसिस। बेसिकली डेप्थ को समझने के लिए हम जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब सर्कमस्टांस की डेप्थ को समझने के लिए बाइनोक्यूलर क्यूज़ को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ बाइनोक्यूलर क्यूज़। ओके, दो टाइप्स हैं इसके। पहला है रेटिनल डिस्पैरिटी एंड द सेकेंड वन इज कन्वर्जेंस, ठीक है। ये दो हमारे टाइप्स हैं बाइनोक्यूलर क्यूज़ के। अब बात आती है पहले रेटिनल डिस्पैरिटी। ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ये इग्नू की बुक से ही है, बस हैंड ड्रॉन है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप सीख जाओगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो रेटिनल डिस्पैरिटी के अंदर क्या होता है, हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारी जो आइज़ है, ठीक है, दोनों आइज़ के बीच का जो डिस्टेंस है, वो जो सेपरेशन है दोनों आइज़ का, बेसिकली वो एवरेजली 6.3 सेंटीमीटर से दूरी होती है दोनों आइज़ की आपस में। जो बेसिकली नोज़ बीच में आ जाती है तो इतने बेसिकली 6.3 सेंटीमीटर दूर होती है आँखें, ठीक है। तो रेटिनल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफर, क्योंकि दोनों आँखें जो है 6.3 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो दोनों ही आँखें जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एक सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज तैयार कर लेती हैं, ठीक है। क्लोजर एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर द डिफरेंस इन इट्स रेटिनल इमेज। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे आँखों के पास आता जाता है, क्लोज होता जाता है, उतना ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उसकी रेटिनल इमेज के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन एनालाइसिस द डिग्री intensity of disparity between two separate retinal image and produces a single image to judge information on the basis of depth, height and width। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि डिस्टेंस है दोनों आँखों के बीच में, एक डिस्पैरिटी सी क्रिएट हो जाती है। तो दोनों आँखें जो हैं, मान लीजिए राइट भी और लेफ्ट आई दोनों ही, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेफ्ट ने जो है एक ये इमेज तैयार करी अपनी और राइट ने ये इमेज तैयार करी, ठीक है। तो जब ये दोनों इमेजेस को हम कंबाइन कर देंगे, एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक कॉमन या सिंगल इमेज जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो है तैयार हो जाती है। और इसके थ्रू बेसिकली हम दोनों आइज़ की जो इमेजेस हैं उनको कंबाइन करते हैं, तब जाके हम जो है अपने परसेप्शन को तैयार कर पाते हैं फॉर डेप्थ, विड्थ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए हम तैयार कर पाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, हम और भी अच्छी तरह समझने लग जाते हैं। तो दोनों की इमेजेस को बस हमें एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बेसिकली क्या कहते हैं टाइप के लिए, ठीक है।
सो रेटिनल इमेज तभी, एक प्रॉपर कंबाइंड रेटिनल इमेज तभी तैयार होती है। रेटिनल वैसे होता क्या है, रेटिना बेसिकली जो आपका आइज़ का पीछे का सरफेस होता है ना, जिसके ऊपर आपकी इमेज तैयार होती है, तो बेसिकली रेटिनल या फिर रेटिना उसको कहते हैं। तो एक इमेज तैयार जो होती है आपकी आइज़ के ऊपर, उसी से बना हुआ है रेटिनल डिस्पैरिटी। ये सब कुछ हमने साइंस में पढ़ा हुआ है क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में से स्टार्ट हो जाता है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। So let me just skip or change to next slide. नाउ कम्स कन्वर्जेंस, कि कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस एक एंगल होता है। कन्वर्जेंस इज बेसिकली, कन्वर्जेंस एंगल इज बेसिकली एंगल मेड बाय वंस आई व्हाइल फोकसिंग ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, तो हम एक बेसिकली एंगल बनाते हैं, हमारी दोनों आंखों के बीच में एक एंगल तैयार होता है। इट बेसिकली इट डील्स फॉर डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो दोनों ही आसपास की और दूर की चीज़ों के लिए कन्वर्जेंस एंगल जो है तैयार होता है, फॉर्म अप होता है। तो द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूरी पे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, तो उनका जो कन्वर्जेंस एंगल बनता है ना वो छोटा होता है, और जो ऑब्जेक्ट जितना पास में होता है तो उसके लिए एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा और बेसिकली कन्वर्जेंस एंगल तैयार होता है। और जब जितना बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास में होता है आइस के, उतनी ही आइस जो है इनवर्ट और आउटवर्ड बेसिकली एक मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है। तो चेंज इन कन्वर्जेंस एंगल्स क्लूज डिस्टेंस एंड डेप्थ टू अ परसीवर। बेसिकली कन्वर्जेंस एंगल जितना छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट बहुत ही पीछे है, और जितना कन्वर्जेंस एंगल बड़ा होगा और होता जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस एंगल का ये यूज़ होता है। ये थे हमारे बेसिकली टाइप्स, बाइनो और मोनो दोनों के, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक्स अ लॉट गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल बटन ऑल्सो, जिससे कि नेक्स्ट सेशंस जो पार्ट आएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के वो आप तक पहले पहुंच जाए। डू सब्सक्राइब इट गाइस। ओके, थैंक्स अ लॉट।